हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट महाजनपद। पिछली वीडियो में हमने वैदिक कल्चर की बात की। जो कल्चर था वो पितृसत्तात्मक था। वहाँ पे जो लोग थे वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। तो वैदिक कल्चर बहुत ही अच्छा कल्चर था। अब हम वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, तो उसके बाद में अपना आता है महाजनपद काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक चला। 600 ईसा पूर्व में ही हमारे सिक्के प्रचलन में आए। जो महाजनपद होता है, इसका मीन होता है छोटे छोटे राज्य। यानी कि जब वैदिक कल्चर जब समाप्त हुआ, तो जो भारत था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, और उन छोटे छोटे राज्यों को हमने महाजनपद नाम से उन्हें पुकारा। तो उस समय का एक बौद्ध धर्म ग्रंथ था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। तो जो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ था, इस बौद्ध धर्म ग्रंथ से हमें पता चलता है कि उस समय यानी कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के अंतराल में 16 महाजनपद थे, जिनमें से कुछ निम्न है। एक था अंग। जो अंग है ये बिहार के आसपास, बिहार में जो भागलपुर था उसके आसपास के क्षेत्र को हम अंग महाजनपद के नाम से जानते थे। दूसरा था मगध। जो मगध था इसका शासक बिंबिसार था और अजातशत्रु था। जो अजातशत्रु था उसने अपने ही पिता राज्यारोहण के लिए अपने पिता को मार दिया था। उससे आगे आता है काशी। काशी बहुत ही पवित्र स्थल है जो कि वाराणसी में पड़ता है। तो ये भी एक महाजनपद था, एक छोटा राज्य था। अवंती, ये जो मालवा एमपी के आसपास का क्षेत्र अवंती में आता था। मत्स्य, मत्स्य अपने विराटनगर जयपुर के आसपास का क्षेत्र, यानी कि जिसको हम बैराट के नाम से अपने जो राजस्थान में जो पड़ता है उसे हम मत्स्य महाजनपद के नाम से जानते हैं। उससे आगे था वत्स। जो वत्स था ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था, यानी कि इलाहाबाद का जो क्षेत्र था उस जनपद को, उस छोटे राज्य को हम वत्स के नाम से बोलते थे। और इसके जो राजा थे वो उदयन थे। और जो उदयन थे उन्होंने पाटलिपुत्र नामक एक नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। अब आगे हम बात करते हैं सिकंदर की। तो जो सिकंदर था उसका उसका जन्म भी इसी यानी कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व में ही सिकंदर की हिस्ट्री आती है। तो हम पहले उसे पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जो सिकंदर था इसका नाम था अलेक्जेंडर। इसका जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व। और सिकंदर के बारे में कौन नहीं जानता। सिकंदर को सिकंदर महान इसीलिए नहीं जाना जाता। जो सिकंदर था इसके एक गुरु थे जिनका नाम था अरस्तु। जो अरस्तु थे इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। जो सिकंदर था इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। जो इनके पिता थे वो मैकडोनिया और ओलंपिया के राजा थे। सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। एक बार क्या होता है, जो इसके पिता होते हैं जो फिलिप द्वितीय, ये इन्हें एक टास्क देते हैं। एक घोड़ा होता है, घोड़े का नाम होता है फ्यूसेफोलस, ब्यूसेफोलस। तो जो ब्यूसेफालस जो घोड़ा होता है वो बहुत ही उग्र घोड़ा होता है, मतलब वो आसानी से किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। तो काफ़ी सारे योद्धा, पराक्रमी योद्धा उस घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को बहुत ही महान योद्धा के नाम से। तो तभी सिकंदर भी आता है। सिकंदर को भी सेम टास्क दिया जाता है। सिकंदर अपने पिता से कहता है कि बापू मैं तो कर दूंगा। तो उन्होंने पूछा कि कैसे कर देगा भाई, इतने पराक्रमी योद्धा जब कुछ नहीं कर पाए तो तू क्या करेगा। तो सिकंदर कहता है कि आई कैन एंड आई विल। तो सिकंदर हो जाता है स्टार्ट। अब सिकंदर क्या करता है, सिकंदर बैठता है घोड़े पर। पहले तो जोश लगाता है, क्या पता ऐसा ही कर लूँ मतलब। फिर वो प्यार से समझाता है घोड़े को, भाई मान जा। फिर वो जो घोड़ा होता है मान जाता है। कहने का मीन ये है कि जो ये ब्यूसेफलास जो घोड़ा था ये बहुत ही उग्र घोड़ा था, ये इसे प्रशिक्षित घोड़ा था और इसी को अच्छे से अच्छे योद्धा इसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे। पर सिकंदर ने इस घोड़े को कंट्रोल कर लिया था। जब सिकंदर ने इस घोड़े को कंट्रोल किया तो इससे उसके पिता जो फिलिप द्वितीय थे वो खुश हो गए कि लड़के ने अच्छा काम कर दिया। तो जो सिकंदर था उसकी प्रशंसा हुई, तो खुश हो गए उनके पिता।
तो कुछ समय के बाद में उन्होंने क्या किया, उसके मतलब युद्ध कौशल को देख के मतलब उसने देखा कि 12 वर्ष में जो लड़का इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो इतना अच्छा काम कर सकता है, जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, अगर वो इसने कर दिखाया तो ये मतलब वास्तव में शक्तिशाली राजा बन सकता है। तो उसने उसको मैकडोनिया का शासक बनाने के लिए सोच लिया था उसने। और जब वो 19 वर्ष का हुआ तब उसने उसको मैकडोनिया की गद्दी दे दी। सिकंदर की एक सिस्टर भी थी, एक बहन थी। तो एक बार क्या होता है, सिकंदर और उनके पिता शादी में जाते हैं, महोत्सव चल रहा होता है। तो उसी महोत्सव में किसी के द्वारा उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। और जब इसकी फिलिप द्वितीय की जब हत्या की जाती है तो उस समय जो सिकंदर होता है उसकी एज होती है 19 वर्ष। तो 19 वर्ष में फिलिप द्वितीय का निधन हो जाता है, क्योंकि किसी के द्वारा महोत्सव में किसी के द्वारा उसको मार दिया जाता है। तो जो सिकंदर होते हैं ये सोचते हैं कि मैं पूरा विश्व जीतूंगा, तो ये चल देते हैं अपने। तो सिकंदर के समय जो सिकंदर का जो क्या होता है सेनापति होता है, उसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। तो ये अपने इंडिया में भी आते हैं। इंडिया में जब सिकंदर आता है तो 326 ईसा पूर्व में आता है और ये भारत पे आक्रमण करता है। तो अपने उस समय भारत में सिकंदर के समय में नंद वंश का शासन चल रहा होता है। नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है, जो घननंद, वो सिकंदर के समकालीन ही था, यानी कि उसी के समय वो शासक था। देखिए, घननंद नंद वंश का शासक था। और जब सिकंदर जब आता है तो अपने भारत में एक पोरस नाम का एक राजा होता है, एक शक्तिशाली राजा होता है। सिकंदर विश्व विजय के लिए निकलता है, पर जब भारत में जब वो लड़ाई करता है पोरस के साथ, भारत में भारतीय राजा जब पोरस के साथ जब वो लड़ाई करता है तो पोरस के युद्ध पराक्रम को देख के वो खुश हो जाता है। उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है सिकंदर को भी, जो पूरे विश्व को जीतने चला था। वो पोरस के सामने उसे काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है, फिर भी फाइनली सिकंदर जीत जाता है। और जो पोरस होता है उसके युद्ध पराक्रम को देख के वो खुश हो जाता है, उसे दोबारा से राजा रहने देता है और वहाँ से वो चला जाता है। जो सिकंदर होता है वो आगे बढ़ता जाता है और सिकंदर ने काफ़ी मतलब पूरे विश्व पे ये अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो जो सिकंदर था वो संधियाँ करता था, जैसे कि कहीं पे भी गया, किसी राज्य में लड़ाई की उसने, कहीं पे भी युद्ध लड़ा तो उसके बाद में वहाँ पे संधियाँ कर ली, वहाँ पे अपनी सेना रख दी। तो कुछ ग्रीक देश ऐसे भी थे जहाँ से, दक्षिण के कुछ ग्रीक देश ऐसे थे जहाँ से उन्होंने उसकी सेना को निकाल दिया था। तो वहाँ से दक्षिण से फिर सिकंदर वहाँ से चला जाता है, फिर वो इजिप्ट में जाता है, इजिप्ट में आक्रमण करता है, वहाँ पे भी जीत प्राप्त कर लेता है। वो पर्सिया में भी वहाँ पे जाके पर्सिया में जाता है, पर्सिया को भी जीत लेता है, इजिप्ट पे भी कब्जा कर लेता है, बेबीलोन का भी राजा बन जाता है। वो ईरान में जाता है, ईरान में एक मैकडोनियम के नाम से एक कॉलोनी बनाता है और जो वहाँ के जो प्रिंस होते हैं उनकी जो पुत्री होती है उनसे वहाँ पे विवाह कर लेता है। तो ऐसा अपना सिकंदर का ये इतिहास रहा। अब बात करते हैं हम महाजनपद पे आते हैं। तो महाजनपद के समय में 4 महाजनपद अपने सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जनपदों में से एक मगध जनपद था, महाजनपद था, जिसका शासक था बिंबिसार। जो बिंबिसार था वो एक स्थायी और नियमित सेना रखता था। बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। तो एक बार क्या होता है, जो अवंती के जो शासक होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो जो बिंबिसार होता है अपने राजवैद्य को अवंती चिकित्सा के लिए भेजता है, अवंती के शासक की चिकित्सा के लिए भेजता है। अवंती का शासक उदिन था और उदिन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। एज हम ये पहले ही बात कर चुके हैं। अब मगध से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। मगध में शिशुनाग ने अवंती को और वत्स को मगध में मिला दिया था। अब जो मगध का एक और शासक था जिसका नाम था अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता था। और जो एक कुणिक था ये हर एक वंश से संबंधित था और ये ऐसा शासक था जिसने अपने राज्यारोहण के लिए, मतलब
गद्दी के लिए अपने पिता तक को मार दिया था। यानी कि एक तो राम राज्य की बात करते हैं हम, जहाँ पे राम जैसे पुत्र ने अपने पिता के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया था और वनवास पे चले गए थे। एक ये थे जिन्होंने गद्दी के लिए अपने पिता को मार दिया। आगे चल के जैसे कि टिट फॉर टैट होता है, तो अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था, तो अजातशत्रु को लास्ट में उसके बेटे द्वारा मार दिया जाता है। और शक्तिशाली उस समय का चार वो थे, चार महाजनपद थे, जिसमें से वत्स था, वत्स का उदयन था, कौशल एक महाजनपद था, ये भी मतलब चार ही बचे थे लास्ट में, जिसके राजा प्रसेनजीत थे। अब हम बात करते हैं उस समय के कुछ शब्दावलियाँ। यानी कि भोजक जो होता था उसे मुखिया को भोजक कहा जाता था। यानी कि पाली जो ग्रंथ थे उनमें भोजक का अर्थ होता था मुखिया। जो गृहपति होता था, गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। अष्टकूलक, अष्टकूलक एक परामर्शदायी संस्था होती थी, जो कंसल्ट देती थी, सलाह देती थी। महामात्र क्या होते थे? महामात्र होते थे उच्च कोटि के अधिकारी। और जो बलि साधक, बलि साधक होते थे किसानों से कर वसूल करने वाले अधिकारी। और शुल्काध्यक्ष व्यापारियों व शिल्पियों से शुल्क वसूल करने वाले अधिकारी को उस समय शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। अब उस समय के कुछ वंशों की बात करते हैं हम। एक जो नंद वंश था, ये काफी प्रचलित था। इसके संस्थापक थे महापद्म नंद। इन्होंने, जब महापद्म नंद थे, इन्होंने कलिंग नहर का निर्माण करवाया था। जो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो घनानंद थे, और जो घनानंद थे सिकंदर के समकालीन थे। जो मौर्य वंश था उसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार को लोग अमित्र घात्र के नाम से जानते थे। जो सिकंदर होते हैं, इनकी मृत्यु बेबीलोन में ही हुई थी। ये बताया जाता है कि इनकी मृत्यु मलेरिया से हुई थी या किसी बीमारी से हुई थी। सो इसी के साथ हम ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। सो ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।